नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में 28 बीजेपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सभी नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ लेने वालों में 18 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री शामिल है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि कौन कैबिनेट मंत्री, कौन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और किसने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। आइए पहले कैबिनेट मंत्री मोहन कैबिनेट का विस्तार। कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार को कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह भी कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। कैबिनेट मंत्री के रूप में एंदल सिंह कंसाना, हम कहेंगे कि जल्दी जल्दी हमारे इन शपथ लेने वाले मंत्रियों को दिखाया जाए। और कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा भी कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने भी शपथ ली है। मोहन कैबिनेट का विस्तार हुआ है और कैबिनेट मंत्री के रूप में कैलाश विजयवर्गीय कभी हां कभी ना वाली स्थिति के बाद कि हम नहीं बनेंगे, लेकिन ये इन्होंने बना। कैबिनेट मंत्री के रूप में गोविंद सिंह राजपूत को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। शपथ इन्होंने ली है। पद और गोपनीयता की कैबिनेट मंत्री के रूप में चैतन्य कश्यप को भी जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तुलसीराम सिलावट को कैबिनेट मंत्री के रूप में आज शपथ दिलाई गई है, इन्होंने शपथ ली है। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में नागर सिंह चौहान को भी आज शपथ दिलाई गई है, इन्होंने शपथ ली है। पद और गोपनीयता की शपथ ली है। नारायण सिंह कुशवाहा को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है, इन्होंने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। आपको बताएं कि निर्मला भूरिया को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। अगर बात करें प्रद्युम्न सिंह तोमर की, तो इनको भी कैबिनेट मंत्री के रूप में आज इन्होंने शपथ ली है। प्रहलाद सिंह पटेल कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। प्रहलाद सिंह पटेल ये वो नाम है दिग्गजों के। राकेश शुक्ला कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। बात करें राकेश सिंह की, तो इन्होंने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। ये कैबिनेट मोहन कैबिनेट के विस्तार की बात हम कर रहे हैं। आज जो 18 कैबिनेट मंत्रियों ने जो शपथ ली है, विजय शाह इसमें कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। साथ ही साथ विश्वास सारंग ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में आज शपथ ली है। ये जो 18 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, उनकी हम लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट संपतिया उइके कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। अब हम बात करें राज्य मंत्री की, तो राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है, ये कौन कौन से जो विधायक हैं, ये मंत्री पद की जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है, इसकी पद और गोपनीयता की शपथ ली है, इसको ग्राफिक के माध्यम से हम देखते हैं। आइए, मोहन कैबिनेट का विस्तार हुआ। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर, ये जो 6 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनाए गए हैं, इसमें पहला नाम कृष्णा गौर का है। गौतम टेटवाल, इनको भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। 6 में से ये दिलीप जायसवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इनको भी स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है, इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में धर्मेंद्र लोधी का भी नाम है और इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। साथ ही साथ अगर जो बात करें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की, तो नारायण पवार भी आज इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। लखन पटेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है स्वतंत्र प्रभार के रूप में। अब जो 4 राज्य मंत्री हैं, जिन्हें ट्रेनी भी कहा जा सकता है, इन्होंने ये कौन कौन से हैं, इन्हें भी देख लीजिए जल्दी से। राज्य मंत्री के रूप में दिलीप अहिरवार ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। मोहन कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है, उसमें 4 राज्य मंत्री हैं, उनमें पहला नाम दिलीप अहिरवार, दूसरा नाम नरेंद्र शिवाजी पटेल, इन्होंने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। तीसरा नाम प्रतिमा बागरी, राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और सबसे युवा, ये कहा जा सकता है कि सबसे युवा मंत्री हैं ये। और साथ ही साथ अब राधा सिंह
राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ये जो मंत्रिमंडल बना है, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 की छाया में बना है। समीकरण साधे गए हैं, जातीय समीकरण साधे गए हैं, क्षेत्रीय समीकरण साधे गए हैं। आज इन्हीं मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और लेकिन चर्चा से पहले वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा है, यह भी सुन लेते हैं। ऐसा लगता है कि 3:30 बजे मंत्रिमंडल का गठन है। मुख्यमंत्री का वो विशेष अधिकार है, जब मंत्रिमंडल प्रदेश में एक पर्ची मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन गायब है। बुंदेलखंड के सारे बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए हैं, चाहे वो गोपाल भार्गव हों, जयंत मलैया हों, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हो। तो इस तरह से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार में जिन लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने मध्य प्रदेश को सोने का बना दिया है, स्वर्णिम कर दिया है, उन सारे लोगों को मोदी मैजिक ने लोहे में परिवर्तित कर दिया है, पीतल में परिवर्तित कर दिया है। ये दिखाई पड़ रहा है। क्या होगा, किस तरह की परफॉर्मेंस होगी, पहली बार के विधायक मंत्री बन गए, तो ये जो है जनता को देखना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश, जिनको लगता है कि मोदी की मैजिक के सहारे जो दिग्गज हैं, जैसे कि गोपाल भार्गव, जयंत मलैया, इनको पीतल और लोहा बना दिया गया है, और जो पहली बार जीते हैं उनको मंत्री बना दिया गया है, सोना बना दिया गया है। क्षेत्रीय संतुलन है, अभी उनको देखने में ये लग रहा है कि इसमें क्षेत्रीय संतुलन है। बुंदेलखंड के तमाम दिग्गज नेताओं को बाहर कर दिया गया है, ये इनका आरोप है। तो इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के बीच आखिर जो मंत्रिमंडल बना है, क्या है मंत्रिमंडल, कहां साधने की कोशिश की जा रही है, क्या है संतुलन और कहां है असंतुलन, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी, बीजेपी प्रवक्ता, पवन पटेल, महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस, योगीराज योगेश, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं पवन पटेल जी से। कांग्रेस को ये लगता है कि मोदी मैजिक के सहारे कुछ दिग्गज बीजेपी के नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है, उन्हें मोदी मैजिक के सहारे लोहा बना दिया गया है, पीतल बना दिया गया है, सोने को। बहुत दर्द झलक रहा है कांग्रेस में कि बीजेपी ने अपने नेताओं को दरकिनार किया है। ऐसा क्यों? जी पवन पटेल जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कहीं कुछ जी हाँ, बिल्कुल अब आने लगी जी। देखिए, दर्द झलकने का सवाल नहीं उठता। हमारे नेता जो है बात कर रहे थे, क्षेत्रीय असंतुलन की बात कर रहे थे, हम विपक्ष में बैठे तो हमारी फर्ज बनता, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इनको आईना दिखाने का काम करें, इसलिए उसके तहत ये बात बोली गई है। बाकी दर्द हमारा झलक नहीं रहा है। हमारा ये तो इनका विवेक है, इनकी सरकार है, किसको मंत्री बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। लेकिन जो अमूमन आज तक होता चला है कि जो अनुभवी लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शन लिया जाता है, उनको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है, उनके अनुभव के कारण, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी पूंजी होती है। उस अनुभव के कारण लोग काम करते हैं, उसका अनुभव के कारण, पुराने जो अनुभव होते हैं उस अनुभव के कारण अच्छा रिजल्ट आता है। तो अब देखना है कि इस बार तो बड़ा चमत्कारिक, जो मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं, मोदी मैजिक में ही पूरी सरकार बनी है, मोदी मैजिक में ही पूरे लोगों ने वोट दिया है, सब कुछ मोदी मैजिक, हकीकत से कहीं सरोकार नहीं है। सब ये मैजिक का कमाल है। जिस तरह जादूगर दिखाता कुछ, हकीकत उससे कहीं इतर रहती है, उसी तरह का काम यहाँ पे हो रहा है। तो हम तो विपक्ष के नाते मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेंगे, लेकिन हम सड़क तक आवाज उठाएंगे। जो बतौलेबाजी इन्होंने की थी, जो मोदी गारंटी इस प्रदेश की जनता को दिया था, उस एक एक गारंटी को हम पूरा कराने तक इनके ईंट से ही पत्थर बजा देंगे। इन्होंने जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, उस घोषणाओं को पूरा करें तो कोई बात है, मंत्रिमंडल बनाते रहे। हम शुभकामनाएं देते हैं, जो नए मंत्री बने, जो पहली बार के विधायक मंत्री, उनको शुभकामनाएं देते हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी हो गए, जो बड़े पूर्व, जयंत मलैया जी हो गए, गोपाल भार्गव जी हो गए, उनको भी बधाई देता हूँ कि आप करिए मोदी मैजिक के तहत काम। लेकिन अब देखने वाली बात यह है
सिर्फ इससे मोदी मैजिक का काम नहीं होगा कि हम अखबार में निकाल दें कि आज हमने 25,000 करोड़ का कर्जा ले लिया और बांट दिया लाडली बहनों को। ये मोदी मैजिक नहीं है, ये प्रदेश को बेचने का मैजिक है। इसलिए इनको करना चाहिए। मैजिक तो तब होगा, ये देखो मोदी मैजिक, कर्जा इतना था, इतना कर्जा हमने कब कर दिया। ये देखो मोदी मैजिक, हमने बेरोजगारी कम कर दी। ये देखो मोदी मैजिक, हमने महंगाई कम कर दी। तो उस मैजिक का कुछ काम इस प्रदेश की जनता के हित में होगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी, मेरी पार्टी, मेरी कार्यकर्ता की फलसफा को अपनाते हुए काम करती आ रही, आगे भी कर रही है। चलिए, इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यही है कि विपक्ष का कहना है कि अनुभव को दरकिनार कर दिया गया है, अनुभव को साथ लेकर नहीं चला जा रहा है, जिससे कि दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए देवेंद्र जी, हाँ, कांग्रेस जो है अपना इतिहास नहीं देखती है, ना अपना कुछ देखती है, ना उसको कुछ ज्ञान होता है, भान होता है, कुछ भी बस रिएक्शन देना, मीडिया में सुर्खियां बनना कांग्रेस की एक प्रवृत्ति रही है। और वही आज भी वही वानगी और वही प्रस्तुतिकरण दिख रहा है। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, क्या अनुभव नहीं है उनके पास? इतने वरिष्ठ नेतृत्व है, राष्ट्रीय महामंत्री जी, यानी कि अनुभव। महाराज, आप मेरे को बोल रहे तो रहने दीजिए, मैंने आपको बड़ा धैर्य से सुना। कुछ नहीं, जो आपकी शुरुआत इतने अच्छे ढंग से होती है, उस शुरुआत की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बधाई दिया कि बड़ा अच्छा काम है, हमने बोला। अरे भैया महाराज, मैं आपकी नहीं, आपके और भी जो उनकी बाइट आई उनकी बात कर रहा हूँ। आप पता नहीं क्यों मैंने बड़े धैर्य से सुना। मैं चाहता तो आपके बीच में भी कूद जाता और आपको भी ऐसे ही इंटरप्ट करता रहता, लेकिन मेरी आदत नहीं है ऐसी। आप जो बोल रहे थे, जो विश्व भ्रमण कर रहे थे, मैंने कहा कर लेने दो, आप विश्व भ्रमण करते रहिए, मैं उसको अमृत डालूंगा उस पर। मैं शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं भाई। अपने समय बोल लीजिएगा, देवेंद्र जी इनसे बोलिए, जो भी इनको विश्व भ्रमण करना है, जो भी प्रतिकार करना है करने दे। मेरा उसी को आप रिपीट कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, ठीक है। इंजीनियर साहब, आप अपनी जारी रखिए। अपनी नहीं महाराज, मैं आपकी जो प्रवृत्ति आज नहीं है, पहली बार बैठे हैं, हमेशा रहे, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि थोड़ा आप धैर्य से सुनिए। चलिए, ठीक है ना जी। ये नेशनल हेराल्ड चैनल नहीं है, ये न्यूज वर्ल्ड चैनल, न्यूज आवर चैनल है, तो न्यूज आवर पे अपन बात करें, उस पे ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, आज जो हमारा कैबिनेट आई है, कैबिनेट का गठन हुआ, इसमें पूरा वरिष्ठ जनों का भी इसमें समावेश है, युवाओं का समावेश है, बहनों का, हमारी मातृशक्ति का समावेश है, और जो सभी क्षेत्रीयता का समावेश है, सभी समावेश उसके अंदर है। नव ऊर्जा का समावेश है, तो वरिष्ठ मार्गदर्शन, वरिष्ठों का ज्ञान और अनुभव का मार्गदर्शन मिलेगा, लाभ मिलेगा। डॉक्टर राकेश सिंह जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं और लगभग 5 बार के वो सांसद भी रहे हैं, तो वो भी मंत्री बने हुए हैं। प्रहलाद पटेल जी हैं, केंद्रीय मंत्री थे, अनेक बार के सांसद रहे हैं, वो आज हमारे साथ हमारे कैबिनेट में हैं। तो सबका मार्गदर्शन और सबकी ऊर्जा से मध्य प्रदेश को हम जो है विकास करेंगे, मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता की आराधना करेंगे। मैं जो बात कह रहा हूं, देखिए, हमने इसमें ओबीसी बंधुओं की जो बात करते हैं, ओबीसी के 13 मंत्री, अब पूरी कैबिनेट में जो है उसमें ओबीसी वर्ग के 13 लोग हैं। एससी वर्ग से अगर बात करेंगे तो 6 जन आ गए हैं, जो सभी एक उप मुख्यमंत्री और 5 मंत्री आज जो शपथ ली है, वो ऐसे 6 जन हो जाते हैं। और ऐसे ही एसटी वर्ग की बात करें हमारे, तो उससे 4 जन आ जाते हैं। और महिलाओं की बात करें तो 5 मातृशक्तियों को कैबिनेट में स्थान मिला है 31 लोगों में, 31 की पूरी संख्या है। और जो जनरल है, उसमें जनरल में भी 8 जन हैं। और तो ऐसे सब इनका समावेश है, और ओबीसी के 13 हो गए, तो ऐसे समावेश हमने किया। और देखिए, हमने जो गठन किया कैबिनेट, देवेंद्र जी, थोड़ा सा 2018 की जो कांग्रेस की सरकार की तरफ भी ले चले आप, तो आप देखिएगा, इन्होंने 28 मंत्री बनाए थे, और 28 मंत्रियों को सबका कैबिनेट मंत्री बना दिया था। आज जो ज्ञान दे रहे हैं ना, कि पहले इनके भूपेंद्र गुप्ता जी जो ज्ञान दे रहे थे, वो ये भूल ही जाते हैं। मैं उनकी बात कह रहा था, मेरे मित्र तो अपने ऊपर ले गए, मैं पूरी कांग्रेस की बात कह रहा था। उनके लिए व्यक्तिगत मैं बोलता नहीं हूं, मेरी आदत नहीं है व्यक्तिगत आरोप लगाने की। तो मैंने कहा, कांग्रेस जो है भूल जाती है अपना। 2018 में इन्होंने अपनी कैबिनेट बनाई, जब इनको 114 सीट मिली थी, तो इन्होंने क्या किया,
सबके सब मंत्री, एक भी जो उसमें जितने भी मंत्री बनाए, किसी को भी जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं बनाया, राज्य मंत्री एक भी नहीं था, सबको कैबिनेट मंत्री बना दिया। ये भारत के इतिहास में जितने भी राज्य हैं उन सब के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था, ऐसा होता नहीं है। तो ये कांग्रेस अपना भूल जाती है। हमने तो भाई कैबिनेट मंत्री भी बनाए हैं, राज्य मंत्री भी बनाए हैं, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी बनाए हुए हैं देवेंद्र जी, और उसमें युवाओं का भी समावेश है, हमारी मातृशक्ति का समावेश है, हमारे वरिष्ठ जनों का समावेश है, और हमारे लिए जो हम कहें कि ओबीसी वर्ग का समावेश, जैसे आप ओबीसी बंधु है हमारे, तो वो हमने सबका लगाया, एसटी बंधु भी हमारे, एससी बंधु भी हैं, और महिलाएं भी हैं, और जनरल भी हैं, अनारक्षित वर्ग भी है, सबका समावेश है, और एक गुलदस्ता बनाया, और निसंदेह मध्य प्रदेश की जन जन का जो सेवा करेगा, और मध्य प्रदेश को मंदिर मान करके नए आयाम। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। योगीराज योगेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं योगीराज जी कि जो ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ है मध्य प्रदेश के, इस मंत्रिमंडल को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बहु प्रतीक्षित मंत्रिमंडल का आखिर गठन हो गया, और जैसे कि उम्मीद थी दिल्ली से ही हुआ। ये बात सही है कि क्षेत्रीय संतुलन बहुत हद तक साधा गया है, और चूंकि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो है जाति आधार पर हो रही है, तो जाति समीकरण भी पूरी तरह साधे गए। और राहुल गांधी ने जैसे मुद्दा छेड़ा है पिछड़ों का, जाति के जनगणना की वो मांग कर रहे हैं, और 2024 का ये बहुत बड़ा मुद्दा वो लेकर मानकर चल रहे हैं। तो उस मुद्दे के लिए भी ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मंत्रिमंडल उसी के अनुरूप गठित किया है। और जैसा कि अभी सत्येंद्र जी ने बताई दिया है कि कितने पिछले वर्ग के कितने हैं, दलित वर्ग से कितने, आदिवासी वर्ग से कितने हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो जाति जनगणना की हवा निकाली है इस मंत्रिमंडल ने। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि बात की जा रही थी पहले भी, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं पर बहुत ज्यादा केंद्रित किया है, और बहुत सारी वेलफेयर की स्कीम जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेके आई, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, चाहे वो लाडली बहना हो, और भी उनके कल्याण के जितने भी कार्यक्रम हो। तो उस दृष्टि से भी, और इस बार के चुनाव में हम सब ने देखा कि महिलाओं ने बम्पर वोट किया है, और जो 163 सीट जो भारतीय जनता पार्टी को मिली, उसमें कहीं ना कहीं ये मैसेज गया कि महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ कर इस चुनाव में हिस्सेदारी की, वो एक महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए इस मंत्रिमंडल में आप देखिए कि 5 मंत्री इस वर्ग से शामिल किए गए। ये बहुत बड़ी बात है, और ये महिलाओं की दृष्टि से, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। यदि उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की तो उसका उनको प्रसाद भी मिला जी, और सभी महिलाओं को नेतृत्व मिला है। एक दो पिछले मंत्रिमंडल में जो रही, चाहे वो उषा ठाकुर हो, एक दो मंत्री इसमें इंक्लूड नहीं की, लेकिन फिर भी महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी तक सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल में महिलाएं शामिल हुई है इस बार जी। और अभी तक चूंकि 4 शेष रहे हैं, हो सकता है कभी हो तो एक आध और इंक्लूड जाए, लेकिन अच्छा क्षेत्रीय जातिगत संतुलन बैठाने की कोशिश की है। एक बस महत्वपूर्ण बात, एक लाइन बोल के मैं समाप्त करूंगा कि गुना संसदीय क्षेत्र जो है, यहाँ से पिछले 40 सालों से कोई ना कोई मंत्री रहा है, ना गुना से कोई है, ना शिवपुरी से कोई, ना अशोकनगर से। ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट इस मंत्रिमंडल में देखा। सॉरी जी। अब हम पवन पटेल जी के पास आना चाहेंगे। पवन पटेल जी, सवाल यहां पर यह है कि जो मंत्रिमंडल बना है इसमें 12 ओबीसी विधायकों को जगह दी गई है। क्या लगता है आपको, बीजेपी ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है इससे, और क्या ओबीसी इससे सध जाएंगे? मेरा निवेदन है, हमने जो हमेशा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट की सरकार है। बात ओबीसी के मंत्री बनाने से नहीं होती है, बात होती है कि उसके हक अधिकार की लड़ाई, उसके हक अधिकार के लिए कितना चिंतित है भारतीय जनता पार्टी, इस बात से समझ में होती है। मैं यही बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अभी गिना है कि हमने मुख्यमंत्री दे दिया ओबीसी का, लेकिन ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया।
ये रामचंद्र जी का मंदिर बनवा दिया, लेकिन राम की जो परिकल्पना है कि गरीब भूखा नंगा जो घूम रहा है उसके लिए काम नहीं करेंगे। आज अब ये बोल रहे कि भारत के इतिहास की बात करते तो ऐसी अनेकों घटनाएं हुई, यहाँ तक कि भारत के इतिहास में इतने सांसद लोगों को निलंबित नहीं किया गया। कितने पुटाक बातें हो रही है। जिस संसद ने उसका घुसपैठिए का पास बनवाएंगे उसके ऊपर कुछ नहीं, तो बाकी कार्रवाई होगी। मोदी जी सदन के अंदर मिमिक्री करेंगे तो बड़ा कोई दिक्कत नहीं, वो सदन के बाहर मिमिक्री कर रही है तो बड़ा अपमान हुआ। इस टाइप की घटनाएं जो हो रही हैं, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि अगर हम संविधान पर विश्वास रखते हैं, अपने देश का भला चाहते हैं, तो हर व्यक्ति को जागृत होना पड़ेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस पार्टी का हो। ये बरगलाने की राजनीति से उठ करके हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि हमारा देश किधर तरफ चला जा रहा है। हम एक तरफ कर्जा ले लेंगे, दूसरी तरफ बोल देंगे मोदी मैजिक है। तो हमने तो हमेशा यही निवेदन किया कि भैया अब आपने जितनी बतौलेबाजी की थी, अब तो आप कम से कम कांग्रेस की बात ना करो, अब अपना काम करके दिखाओ ना। कांग्रेस ने तो बड़ा कर दिया, कांग्रेस से फिर भी इतनी महंगाई नहीं लाई। आपने बड़े अच्छे काम किए फिर भी महंगाई है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने बड़ा खराब काम किया फिर भी 100 रुपए में यूनिट बिजली दिया। आप बिजली के बड़े कोई बिल वसूल कर रहे हो, रोज कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हो। जीडीपी की क्या कोई देश देख रहा है? तो मेरा मत निवेदन इतना है कि अब थोड़ा सा गंभीरता से, अब सरकार आ गई, इतने बहुमत मिल गया बिना किसी बतौलेबाजी के, इस बार तो चमत्कारिक रूप से सरकार बन गई इनकी। तो अब कम से कम जो बातें करके आए थे, आम जनता, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान में काम करे, बिना कर्जा लिए अपनी नीतियों को ऐसा बनाए कि कर्जा कम करना पड़े। बस कर्जा लेने से काम नहीं हो जाता कि हमने अभी जीडीपी पे जितना ले सकते थे उससे कम लिया है, फिर हम तुलना कर दें कि इनकी सरकार ने तो ज्यादा लिया था, हमने कम लिया है सिलेंडर का रेट का। तो मेरा निवेदन है कि तुलना करने का अब तो आपको बहुमत मिल गई, अब तो 5 साल आप राजा हो, तो अब तो कम से कम आम जनता के हित का काम करो। जी बिल्कुल। इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी, जैसा कि पवन पटेल जी का कहना है कि ओबीसी मंत्री बनाने से नहीं होता, ओबीसी वर्ग के कल्याण करने से होता है, उनके लिए काम करने से होता है, तो क्या लगता है आपको? कुछ जवाब देंगे? देवेंद्र जी, ओबीसी जैसे तीनों बातें इन्होंने कही, बतौलेबाजी की बात कही, कर्ज की बात कही, है ना, इस पे ले लीजिए, और ओबीसी पे भी मैं दे देता हूं। अब देखिए 25 साल हो जाएंगे, 5 बार की लगातार विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद दे रही है। एक बार ऐसा ही यूं ही कोई लगातार 5 बार नहीं बनाएगा किसी एक पार्टी की सरकार। अब 2028 तक के लिए कांग्रेस को बेकाम कर दिया, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा, बेरोजगारी कांग्रेस में आ गई। मैं ये कहूंगा कि देखिए जनता सुन रही ना, हमारी बात को समझ रही है। और जैसे उन्होंने कहा कि बतौलेबाजी की बात कही, तो बतौलेबाजी देखिए नकुल नाथ देते थे, बतौलेबाजी तो बतौले देते थे नकुल नाथ जी की 7 दिसंबर को कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, सबको बुला रहे थे। तो सुने सांसद इस प्रकार की बतौलेबाजी करना। और कितनी बार कांग्रेस ने कहा कि उपचुनाव में वो जीतने वाले हैं, उपचुनाव के बाद में सरकार हट जाएगी, है ना। उपचुनाव में भी इनको मुंह की खानी पड़ी, 20 सीट 28 में से 20 भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। उसके बाद बोले अगले 15 अगस्त पे कमलनाथ जी झंडा फहराएंगे, फिर 26 जनवरी में 2 महीने, फिर 3 महीने करते रहे। तो मैं कह रहा हूं बतौलेबाजी। और भावी मुख्यमंत्री, अवश्य हम भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बताते रहे। और कुछ तो प्रवक्तागण, मेरे मित्र के जो प्रवक्तागण है कांग्रेस के, उन्होंने तो होर्डिंग लगा दिए थे कि आ रहे हैं कमलनाथ, नया साल कमलनाथ सरकार। तो ऐसे बतौलेबाजी सिर्फ कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी तो भगवान रूपी जनता की सेवा करने का काम करती है। और अपने हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से संगठन को मजबूत करते हैं। हमारा बूथ डिजिटलाइजेशन का काम हमने किया, 42 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता आज बूथों पर खड़े हैं, 64,000 से ज्यादा बूथ पर। तो मैं और उसको डिजिटलाइज किया। अब जो बात कही अर्थशास्त्र की कि कर्ज दिवालिया होते जा रही सरकार, तो ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आज 70,000 करोड़ की जीडीपी थी, आज 15 लाख करोड़ की जीडीपी है। जब 1 रुपए एमपी कमाता था तो 23 पैसे ब्याज भरने में चले जाते थे। आज एमपी 1 रुपए कमाता है तो मात्र 12 पैसे ही ब्याज में जा रहे हैं। तो राजस्व भी बढ़ाया है। और अगर कोरोना नहीं आया होता तो ये 7 पैसे ही जाते थे, 1 रुपए कमाने पे मात्र 7 पैसे ब्याज भरने में जाते थे जो एमपी कमाता हमारा राजस्व। तो हमने अर्थशास्त्र को भी नई दिशा दी है, संबंध दिया है। और हम इस बात के लिए भी चिंतित हैं, जो बात कह रहे हैं मेरे मित्र, उसको भी कम करें। लेकिन दिवालिया हो गई है, और सही बताऊं तो कांग्रेस हो गई, तो जनता ने कर दिया इनको 5 बार से। 2028 तक कांग्रेस पूरी तरीके से दिवालिया है। केंद्र में 2 बार हो चुका है लोकसभा में, और अभी राज्यसभा, अब विधानसभा के अंदर 5 बार एमपी में भी हो चुका। और देखिए छत्तीसगढ़ में इनको बड़ा लग रहा था, छत्तीसगढ़ से भी हो गया, राजस्थान का चलो ट्रेंड था। अब मैं बात कहूं
कि अगर जो वादे किए हैं तो कांग्रेस ने देखो, ये जो चाहे इनकी हिमाचल प्रदेश में सरकार है, लेकिन बहनों को एक कोई सुविधा नहीं दे रहे। कह रहे थे हम वहां 1500 रुपए देंगे, एक बहन को 1500 रुपए नहीं दे पाए। 1 साल से ज्यादा सरकार हो गई वहां पर पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ा दिए और वहां पर बिजली के रेट बढ़ा दिए। कर्नाटक में कह दिया विकास के लिए पैसा नहीं, तो और बजट में जितना भी ये घोषणाओं के लिए कर दिया, तो कर्नाटक में इनकी सरकार चल रही है, वहां पे बिजली के रेट बढ़ा दिए। ठीक है। तो कांग्रेस जो है ना, जनता का खून पीने का काम करने लगती सरकार में आने के बाद, जनता को सहयोग नहीं देती, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, पवन पटेल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद योगीराज योगेश जी के पास जाएंगे। जी देखिए, इनकी बतौलेबाजी को समझने का प्रयास करो। हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो राजस्थान चलेंगे, हम आज की बात करेंगे तो कल। अरे इन्होंने, मैंने कहा ओबीसी के लिए क्या किया, कितना आरक्षण दिया। इनके भगवत जी ने बोला आरक्षण खत्म कर देने, ओबीसी के बारे में कुछ नहीं, घुमा फिरा के बात करते, हमने 5 मंत्री बना दिए, हम उनके लिए प्रतिबद्ध, फलाना ठिकाना। बतौलेबाजी कमलनाथ जी ने नहीं की, बतौलेबाजी कांग्रेस पार्टी ने की। कांग्रेस पार्टी ग्राउंड में गई और जो उसको एहसास हुआ, उसको महसूस हुआ, उस महसूस होने के तहत बताया कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि जनता का मानस पटल यही था कि सरकार बन रही है। ये आप लोगों के मैनिपुलेशन और आप लोग के मैकेनिज्म से सरकार बनी है। और दूसरा, बतौलेबाजी क्या होती है, हुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये बतौलेबाजी होती है। हर साल मैं 2 करोड़ बेरोजगार दूंगा, और फिर आने के बाद कहते हैं जाके पकौड़े चलो, 100 दिन में काला धन आएगा, और उसके बाद कहां आता है, ये होती है बतौलेबाजी। जो आप यू टर्न मारते हो, इसको बतौलेबाजी कहते हैं। वो तो हम अपने आकलन पे कह रहे थे, और आज भी मैं कहता हूं खुल्लम खुल्ला, चलिए 100 लोगों को फोन लगाते हैं, 70 लोग ना बोले कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, तो कहिएगा। ये आपका जो मैकेनिज्म है, जिस दिन उस मैकेनिज्म की पोल पट्टी खुलेगी, उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। और हम कर्ज की बात कर रहे हैं, ये कहां ब्याज में घुमा के ले गए। अरे महाराज, कितना भी ब्याज दे दो, आज कर्जा तो ले रहे हो ना। अभी पेपर में तो आया ना कि 25,000 करोड़ का कर्जा और लोगे, उसके बाद फिर और कर्जा लोगे। अब इसको मैकेनिज्म को समझिए, कहां से घुमा के फिरा दिए। उसको ब्याज पहले हम 7 पैसे देते थे, 12, अरे कितना भी ब्याज देते थे। मध्य प्रदेश के ऊपर पहले कर्जा जितना था, उसके ऊपर 25,000 करोड़ का कर्जा और ले रहे हो। ये कर्जा डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम जनता के ऊपर हो रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब उसको इनसे उसमें ले गए ब्याज में। तो भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों की बाजीगरी में इनको बड़ी महारत हासिल है। ये कोरोना की बात करते, कोरोना के समय इनके मंत्री के स्टाफ लोग रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन बेचते हुए पकड़े गए थे, ऑक्सीजन दिला नहीं पाए, पूरा भारत रोड पे था, भूखों मर रहा था। प्रधानमंत्री आपदा कोष होने के बाद भी पीएम खंड खोल दिया, हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं। मैं जनता से अपील करता हूँ कि अब जाग जाओ, नहीं तो इतनी देर हो चुकी होगी कि कुछ नहीं बचेगा। चलिए ठीक है, ठीक है पवन पटेल जी, माफ कीजिएगा योगेश जी, थोड़ी देर और आपको इंतजार करना होगा। इंजीनियर साहब कुछ जवाब देना चाहते हैं, कम शब्दों में जवाब दीजिए। योगीराज योगेश जी से कुछ जरूरी प्रश्न भी हमें करने हैं। हाँ, देखिए मैं वो बात कह रहा था ना, जैसे अब ओबीसी की बात कही, तो देखिए पूरी कांग्रेस ने बहुत छल किया, पाप किया है ओबीसी बंधुओं के साथ। और ये स्वतंत्रता के पश्चात से ही प्रारंभ हो गया। काका कालेलकर कमीशन बना था ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए, 1952 में उसकी स्थापना हुई, कमीशन बनाया गया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी पूरी रिपोर्ट को दबा के रखा। इंदिरा गांधी जी आई तो उन्होंने दबा के रखा। फिर आपको पता होगा मंडल कमीशन को जो बनाया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। जब 1977 में चुनाव हुए तो हमारी पार्टी के जो सरकार थी, उस सरकार में हमने मंडल कमीशन बनाया। फिर 1981 में जब इनकी सरकार आई, इंदिरा गांधी जी ने फिर दबा के रखा उस सरकार में, तो मंडल कमीशन को नहीं बनने दिया। फिर बीपी सिंह की जो सरकार आई भाजपा के समर्थन वाली, उसमें ही मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करने का सौभाग्य भी भारतीय जनता पार्टी की वो बीपी सिंह सरकार के कारण ही हुआ। लेकिन इनकी सरकारों ने उसको पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार नहीं दिए। चलिए सर, हमारे पास समय की कमी है। मनमोहन सिंह ने भी नहीं दिए जी। और 10 सेकंड और मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल चली, उनने वो भी नहीं दे पाए। और 5 साल पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार चली, वो भी नहीं दे पाए। ये हमें मोदी जी की सरकार में हमें देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ओबीसी वर्ग को और आरक्षण। और आज भी हम कहते हैं उनके कटिबद्ध, उनके भलाई के लिए। और हमने तो दिया क्यों नहीं आरक्षण? अनारक्षित वर्ग के
सामान्य वर्ग के जो गरीब निर्धन वर्ग है उसको 10% का हमने संविधान से करवाया, संसद से पास करा के दिया, और ये भी अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। इनको जरूर अभी देखिए ये लोग कितना इन्होंने छल किया ओबीसी वर्ग के साथ में साथ अभी इनकी एक लिस्ट आई, प्रभारियों की लिस्ट आई, 12 प्रभारी बनाए, उसमें एक ओबीसी रखा है। बातें ये करेंगे कि कितने ओबीसी सेक्रेटरी कितने होंगे, राहुल गांधी खूब बोलेंगे। और देखिए इंदिरा गांधी कहती थी जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर। और यही सरकार, यही कांग्रेस है आज ये शीर्षासन करने लगी है और ये जात पात ओबीसी की बात करती है। और इसी ओबीसी में एक ओबीसी को बनाया 12 प्रभारियों में। अभी जो सूची आई है राज्यों के प्रभारी, तो ये छल करने का, पाप करने का, पाखंड करने का काम करती रही। भारतीय जनता पार्टी ने कहा जो किया और करा, उसके कारण से जनता समझ आई है। और आप देखिए विधानसभा के चुनाव की, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। योगीराज योगेश जी, योगीराज योगेश जी, योगीराज योगेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तव में जो ओबीसी वर्ग की बातचीत चल रही है यहाँ पर, ओबीसी वर्ग की, यहाँ पर 12 मंत्री बनाए गए हैं ओबीसी वर्ग से, तो इन ओबीसी वर्ग का हितैषी कौन, जो अभी दोनों पार्टियां अपने आप को हितैषी मान रही हैं, कौन है हितैषी? दबा के रखा अपेक्षाकृत। ठीक है, ठीक है, ठीक है, योगीराज योगेश जी जल्दी से, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में थोड़ी बढ़त ले ली है, और जब एक मंत्रिमंडल में आप 12 इंक्लूड करते हैं ओबीसी वर्ग से, तो निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं उनका रुख रखते ही हैं। और अब ये जिम्मेदारी ओबीसी वर्ग से बने 12 मंत्रियों की जिम्मेदारी अब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कि पार्टी ने भी आप पर विश्वास किया, तो आपकी जितनी आबादी है उस आबादी को आप कितना संतुष्ट कर पाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम कर लिया, अब ये मंत्रियों को देखना है कि कैसे काम कर पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये चूंकि दिल्ली की मॉनिटरिंग से ये सब हो रहा है, और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सिद्धांत के को महत्व देते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि आने वाला ये जो मंत्रिमंडल गठित हुआ है उसमें वो कौन लोग होंगे और कैसे ये काम करेंगे। ये जो एक सूत्र वाक्य भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, उस सूत्र वाक्य पर कौन कितना खरा उतरता है। क्योंकि जरा ही आप पिछली सरकार में भी ये देखा था, शिवराज सिंह जी पर सबसे ज्यादा यदि कोई आरोप थे तो भ्रष्टाचार के उनके मंत्रिमंडल पर बहुत आरोप थे। तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी इससे कैसे मुक्त हो पाती है, क्योंकि निश्चित तौर पर जनता ने यदि आपको इसका बम्पर वोट किया है तो वो चाहता है कि ट्रांसपेरेंट सरकार रहे और पारदर्शी सरकार रहे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रहे। ये जनता की इच्छा है। और समय पर सबके जब सारे वर्ग को प्रतिनिधित्व समुचित मिल गया, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो, तो जब सबको प्रतिनिधित्व मिल गया है तो अब जनता की अपेक्षा यह है कि आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन देकर बताएं। बिल्कुल, ये जरूरी हो जाता है जो जिम्मेदारियां दी गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के जनता ने विश्वास पार्टी पर किया और पार्टी ने भी विशेष वर्गों पर विश्वास करके वर्ग को साधने की कोशिश की, क्षेत्र को साधने की कोशिश की। अब देखना यह होगा कि जो मंत्री बनाए गए हैं उनका कामकाज कैसा रहता है, क्या स्थितियां होती हैं, मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर कैसे ले जाते हैं, कैसे अग्रसर करते हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे, लेकिन इसी बीच विकास की एक जो लड़ी बनी हुई है वो लगातार आगे चलती रहनी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।